स्प्रेडशीट आपका मेन कोर्स है? यस सर। अच्छा, ठीक है। डू यू नो अबाउट द स्प्रेडशीट? पहले से आपको कुछ इसके बारे में आइडिया, एनी आइडिया रिगार्डिंग अ स्प्रेडशीट? अच्छा, लेट्स डिस्कस अबाउट पेरोल सिस्टम। ठीक है, पेरोल सिस्टम आप समझ रहे हैं? हर हर डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन में मंथली एक सैलरी बनाई जाती है। यस सर। ठीक है, वैसे पेरोल सिस्टम में तो सब चीज आ जाता है, एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग से लेके सैलरी सिस्टम तक। ठीक है, हम अभी सिर्फ पेरोल में सैलरी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले यानी आज से तकरीबन 20 साल 25 साल पहले अगर इंडियन कल्चर में अगर ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी बनाने की तरीका ढूंढी जाए तो कैसे बनता था? तो जहां तक सरकारी संस्थाओं की बात है, जिससे मैं अवगत भी था, ठीक है, तो वहां पे मैं देखता था कि बड़े बड़े व्हाइट सीट ले आया जाता था। व्हाइट सीट, ठीक है, यानी बड़ा A4 साइज का नहीं बल्कि बड़ा। अभी भी हम लोग ड्राइंग वगैरह के लिए शीट लेते हैं ना, उस टाइप का एक सेट बनता था जिसको वो लोग कॉलम्स और रोज में डिवाइड करते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिक, अकॉर्डिंग टू HR, TA, DA, मेडिकल अलाउंस, डिडक्शन एंड सो मेनी थिंग। ठीक है, तो वो एक बनाते थे, मैनुअली उसमें एंट्री होती थी, मैनुअली उसका कैलकुलेशन होता था, एंड दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एरर की संभावनाएं काफी होती थी क्योंकि जोड़ घटाव करने में गलती हो सकता। ठीक है, तो बार बार रेक्टिफिकेशन होता था, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रेक्टिफिकेशन करके, ठीक है, कई लोग रेक्टिफाई करते थे। जब सारा कैलकुलेशन फाइनल हो जाता था, ठीक है, तब वो आगे सैलरी के लिए प्रपोज्ड होता था। ठीक है, ठीक। तो उस समय मैनुअली हम लोग उस सीट को, जो कि काफी बड़ा होता था, उसको हम लोग स्प्रेड सीट बोलते थे। क्यों? क्योंकि सीट बड़ा है, हमको हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ा है, इसलिए हम सीट को बड़ा ले रहे हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर के साथ हम लोग अवेयर हुए, ठीक है, तो उसी सीट को, जो मैनुअल सीट है, जिसे आप पेपर कहते हैं, कागज कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया गया इन द सेम एस्पेक्ट। लाइक मैंने क्या कहा कि उस समय सैलरी बनाए जाते थे कॉलम्स और रोज में। ठीक है, तो सेम एस्पेक्ट में उसी चीज को इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, विथ लॉट ऑफ ऑटोमेटिक फीचर्स, जहां पे सिर्फ आपको बताना है, ठीक है, उस चीज को करने वाला कौन हो जाएगा? आपका कंप्यूटर। ठीक है, एंड वी नो दैट कंप्यूटर जो है वो 100% करेक्ट कैलकुलेशन करता है। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, ओके। तो दैट इलेक्ट्रॉनिक सीट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट हियर। यानी जो आपका टॉपिक है, कोर्स है, सब्जेक्ट है, ठीक है, वो यही है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, आप लोगों के पास स्प्रेडशीट का सिलेबस होगा? यस सर। हाँ, आप यस सर। ग्रुप से मेरा नंबर निकाल के, कोई एक सुयस अग्रवाल, ठीक है, आप ही क्या कीजिएगा, मेरा नंबर ग्रुप से निकाल के, ठीक है, उस सिलेबस को आप सेंड कर दीजिएगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। नंबर मिल जाएगा? यस सर। ठीक है, तो मैं वहां से देख लूंगा सिलेबस में क्या क्या चीज है और किस किस लेवल की पढ़ाई करनी है। फिलहाल आज स्टार्टिंग है तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, अब इसी स्प्रेडशीट इस स्प्रेडशीट को अचीव करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस।
देयर आर लॉट ऑफ पॉपुलर एप्लीकेशंस, जिनमें से एक सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है हमारा MS Excel. यू नो द नेम ऑफ MS Excel? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो MS Excel आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. Software. अब जाहिर बात है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो हमारा वर्क होगा, ठीक है, वो मैथमेटिकल होगा, फाइनेंशियल होगा. क्योंकि जैसे मैंने सैलरी शीट की जिक्र किया, ठीक है, तो सैलरी शीट में हम क्या करते हैं? सारे डेटा की एंट्री करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि टोटल डिडक्शन कितना है, टोटल मेडिकल कितना है, टोटल बेसिक्स कितने हुए, टोटल नेट अमाउंट कितना आया, ये सब करते हैं ना. ठीक है, तो ये मैथमेटिकल हो गया. ये तो सैलरी के लिए बता रहे हैं. ऐसे अमूमन हर जगह की जरूरत है. ठीक है, मान लेते हैं कि आप ही सपोज यू आर अर्निंग समथिंग, ठीक है, आप कुछ कमा रहे हैं, तो कमा रहे हैं तो खर्च भी तो कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या मैं कमा रहा हूं, क्या मैं खर्च कर रहा हूं, इसका मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना है. ठीक है, क्या मैं खरीद रहा हूं, कितना का खरीद रहा हूं, और क्या मैं बेच रहा हूं और कितना का मैं बेच रहा हूं, ये मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना है. ठीक है, ताकि मंथली वाइज, वीकली वाइज, डेली वाइज मैं ये डिटरमाइन कर सकूं कि कितना मैंने परचेज किया, कितना मैंने सेल किया. ठीक है, या कितना मैंने अर्न किया, कितना मैंने एक्सपेंस किया. मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. ऐसी नीड जहां पे भी होगी, इस तरह की नीड जहां पे भी होगी, वहां पे वी हैव टू यूज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. ठीक है, एंड वी हैव टू यूज MS Excel. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो if somebody ask that what is MS Excel, so simply you can say that MS Excel is nothing but a spreadsheet software. Spreadsheet software, okay, that provides electronic spreadsheet, where we can measure the financial work as well as mathematical work. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप टेक्सुअल वर्क भी वहां पे कर सकते हैं. मतलब मैथ और फिनेंस बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग या सिंपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, NP वैल्यू निकालना. ठीक है, सिर्फ वही है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, बल्कि इसके अलावा हम उसमें टेक्स्ट भी एंट्री कर सकते हैं. किसी का नाम हुआ, किसी का ID हुआ, इस तरह के भी डेटा को हम एंटर कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो हम MS Excel के बारे में बोल रहे हैं, इसमें तो स्प्रेडशीट से रिलेटेड जो भी वर्क है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो, पर्सनल दुकान से रिलेटेड हो, पर्सनल घर से रिलेटेड हो, ठीक है, पर्सनल रिलेटेड हो, जैसे भी हो. ठीक है, तो उनको हम लोग कंसीडर करेंगे, उन सारे वर्क को हम लोग कंसीडर करेंगे MS Excel से, जो कि एक स्प्रेडशीट है. और ये जो शीट प्रोवाइड करेगा, दैट शीट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक शीट. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई पेपर नहीं है, ये आपके स्क्रीन पे जनरेट होगा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, रोज और कॉलम के फॉर्म में ये आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा, और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने नंबर ऑफ कॉलम्स और जितने नंबर ऑफ रोज को यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं. हाँ, एक चीज और है कि सिर्फ फाइनेंशियल वर्क के अलावा, यानी MS Excel
सिर्फ आपको फाइनेंशियल और मैथमेटिकल सपोर्ट ही नहीं देता है, बल्कि इसके अलावा चूंकि टेक्सचुअल मैटर भी हो सकता है, तो बहुत सारे एडिशनल फॉर्मेटिंग की भी फैसिलिटी देता है, जहां पे किसी डेटा को आप हाईलाइट कर सकते हैं, किसी डेटा को के फॉन्ट को साइज को बढ़ा सकते हैं, किसी डेटा के फॉन्ट साइज को घटा सकते हैं, किसी और फॉर्मेट में उसे अपीयर करा सकते हैं। ये सारे काम भी आप उसके साथ साथ कर सकते हैं। एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जो हमारा स्प्रेडशीट टॉपिक है, ये हम किस सॉफ्टवेयर से अचीव करेंगे? MS Excel. MS Excel. MS Excel. ओके, MS एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगर पूछे कि व्हाट इज MS एक्सेल, जवाब क्या होगा? Spreadsheet software. Spreadsheet software. ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? Electronic spreadsheet. वेरी नाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और समवेयर वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक शीट। ठीक है, उसको वर्कशीट बोला जाता है, आप उसे शॉर्ट में शीट या वर्कशीट आप कह सकते हैं। ठीक, अब है कि जो भी शीट, जैसे हम कोई भी कागज लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी एक लिमिटेशन होती है। हम कोई भी कागज पे, ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल वर्क करना चाहें तो उस कागज की एक लिमिटेशन होती है कि भाई हम इसमें 15 कॉलम तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ सकता है। हम इसमें 50 रो तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा, ठीक है, नहीं बढ़ सकता है। ठीक, तो अगर बढ़ाना होगा तो वहां पे क्या उपाय होता था? एक और एक्स्ट्रा सपोर्टिंग शीट लेते थे, ठीक है, जिसके साथ वो अटैच करके हम कॉलम्स को आगे बढ़ाते थे या फिर घटाते थे, रो को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैंने 15 कॉलम्स बनाया और 50 रो बनाया, हमारी जरूरत 10 कॉलम्स की है और 25 रो की है, तो मेरा एक ही सीट में काम चल जाएगा, बाकी खाली रहेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस सर। हमारी दिक्कत कब है? जब सीट की कैपेसिटी नंबर ऑफ कॉलम से भर जा रही है और नंबर ऑफ रो से भर जा रही है, और मुझे और कॉलम्स और रो की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे पहले क्या करना होता था? एडिशनल उसके साथ सीट ऐड करना पड़ता था। पॉइंट क्लियर? ठीक है, सिमिलरली चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो एक पेज के हिसाब से, पेपर के हिसाब से, ठीक है, जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन से काफी ज्यादा आपको कॉलम्स और रो प्रोवाइड करता है, जो हजारों और लाखों में होता है। लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जो हजारों कॉलम्स और लाखों रोज में होता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है, वो भी क्या होता है? फाइनाइट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम एक शीट, एक इलेक्ट्रॉनिक शीट या एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट को यूज करते हैं, तो उसमें मुझे हजारों कॉलम्स मिलेंगे। मान के चलते हैं लेट 5000 कॉलम्स हैं और लेट 1,00,000 रोज है, ऐसा मान लेते हैं। बाकी हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे वर्जन में कितने सपोर्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम हम 5000 कॉलम्स तक जा सकते हैं और मैक्सिमम एंट्री हम 1,00,000 तक कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, मोस्ट ऑफ वर्क, ज्यादातर काम तो मेरा इन इतने चीज से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि इनसे भी ज्यादा, ठीक है, हमने लाखों एंट्री कर लिया, अब हमको और भी करना है, और 1,00,000 एंट्री करना है, और 50,000 एंट्री करना है। ठीक है, तो सीट कहता है, हर एक सीट कहता है, हर एक वर्कशीट कहता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट कहता है कि अगर मेरी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो उसके बाद आपको एक दूसरा वर्कशीट यूज करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. क्या समझे? अगर एक वर्कशीट की कैपेसिटी फुल हो जाती है, ठीक है, जिसमें हम लाखों हजारों कॉलम्स बना सकते हैं, लाखों रोज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अनडिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है, फाइनाइट है, ठीक है। मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट उससे भी ज्यादा है, उसके बियॉन्ड है, आगे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो कहता है सिट की जितना एंट्री करना है कर लीजिए, अगर और ज्यादा एंट्री करना है तो यू हैव टू टेक अनदर Worksheet. वर्कशीट। पॉइंट क्लियर? इस बात में Yes, sir. जैसे वो Yes, sir. कागज वाले के उसके साथ समझाएं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में समझाएं, लेकिन कागज वाले में बहुत ही लिमिटेड होता है, 15 20 25 कॉलम तक हम जा सकते हैं, इसमें हम हजारों कॉलम्स बना सकते हैं, लाखों रो जनरेट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यानी Yes. जो कागज में डेटा एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, मैनुअली, उसके रिस्पेक्ट में कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा हम एक वर्कशीट, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में हम, ठीक है, कंपोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये डिफाइंड है, अगर ये भर जा रहा है तो वी हैव टू टेक अनदर वर्कशीट। क्लियर? ठीक है, ये इसका लिमिटेशन भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ये एक्सेल की एक लिमिटेशन है, ठीक है, ये एक्सेल के वर्कशीट की एक लिमिटेशन है, या एक्सेल की एक लिमिटेशन है, ठीक है। आप इसे डिसएडवांटेज में भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हम रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे बैठे हैं और पूरे रेलवे के रिजर्वेशन को हमको मेंटेन करना है सिट में, तो हम जानते हैं कि इंडिया में अगर रिजर्वेशन की बात होगी तो पर डे तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ रिजर्वेशन होता है। एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. 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 Yes, sir. कि डाउट है इस बात में? अरे अभी कोरोना है, कोरोना No, sir. ऐसे नॉर्मल लेके चलते हैं तो हम मान के Yes, चलते sir. हैं कि जो पूरे इंडियन रेलवे में जो ट्रेवल कर रहे हैं वो तकरीबन रिजर्वेशन पर डे 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास में रिजर्वेशन कराते हैं, कि एवरेज लेके चलते हैं। Yes, sir. And day wise, suppose we have to maintain those PNR on our Excel worksheet, तो मुझे तो कई वर्कशीट की जरूरत पड़ जाएगी, Yes, पड़ sir. जाएगी। Sir. एंड एक सीट में जो हम कंपोज किए, जो फॉर्मेट असाइन किए, उसको दूसरे सीट में बार बार क्या करना पड़ेगा? दोहराना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस तो बोलिए ना, Yes, sir. यस नो बोलिए, यस नो बोलते Yes. रहिए, ठीक है। क्या करना Yes, sir, होगा? आ रहा है, sir. सीट में हमने फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, हमने 1 लाख एंट्री कर दिया, पता चला कि आज रिजर्वेशन टोटल 5 लाख हुआ है इंडिया में, उसके पीएनआर को हम मुझे स्टोर करना है, ठीक है। तो दूसरा सीट 1 लाख के बाद तो एक सीट भर जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? एक दूसरा सीट लूंगा, ठीक है, उसमें 1 लाख आएगा। तो जो फॉर्मेट मैंने पहले सीट पे बनाया था वही फॉर्मेट फिर दूसरे सीट में बनाना होगा, फिर तीसरे सीट में बनाना होगा, फिर चौथे सीट में बनाना होगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। sir. बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये लिमिटेशन है, लेकिन ये लिमिटेशन जो है ये हर जगह नहीं आएगा। रेलवे के सेंस में आ सकता है, लेकिन अगर आप एक दुकान के लिए, एक ऑफिस के लिए, एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर बात करें, ठीक है, तो ये आसानी से काम निकाल देगा, क्योंकि वहां पर रोज लाखों एंट्री नहीं हो रहा है। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, yes, ठीक sir. है, Yes, sir. तो वहां पे काम निकल जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जहां डेटा की एंट्री, ठीक है, लाखों और करोड़ों में है। वैसे केस में एक्सेल की एक लिमिटेशन है, ठीक है, क्योंकि सिट जो है, ठीक है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड करता है और लिमिटेड नंबर ऑफ रोज प्रोवाइड करता है। तो आपको उन सारे एंट्रीज को करने के लिए शीट को चेंज करना होगा, और अगर आप शीट चेंज करते हैं तो पूरे फॉर्मेट को बार बार दोहराना होगा, जो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है।
यही इसका एक लिमिटेशन हो जाता है। और इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों के लिए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, कोई भी हो, उन्हें ठीक है प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, उन्हें अपने एप्लीकेशन, अपने सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक अपने सॉफ्टवेयर पे काम करता है, न कि वो एक्सेल पे काम कराता है। पॉइंट क्लियर? यस सर, यस सर, Yes, sir. बोला वो समझ में आ रही बात? आप बैंक में जाते हैं तो जो भी विड्रॉ डिपॉजिट आप करते हैं वो कोई एक्सेल में नहीं करता है, वो किस में करता है? उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ज्यादातर बैंक में उस सॉफ्टवेयर को हम लोग फिनेकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिनिकल। ठीक है। वो इन्फोसिस कंपनी, आईटी कंपनी है, उसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, ठीक है। और एसबीआई में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो टीसीएस के द्वारा इन्वेंट किया गया है अभी तक का। बाद में बदल जाए तो मैं नहीं बता सकता हूँ, और बाद में बदलेगा तो जो बदलेगा वो मैं आपसे डील करूंगा। फिलहाल ये भी यही है। क्लियर? तो ये लोग सॉफ्टवेयर से काम करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह के काम आपका रो और कॉलम मैनर में ही कराता है, लेकिन वो शीट की तरह मैनेज नहीं करता है। वो कहता है कि जब तक मेमोरी रहेगा तब तक एंट्री एक्सेप्ट होगा। सपोज यू हैविंग 1 TB हार्ड डिस्क, तो कहता है जब तक 1 TB हार्ड डिस्क फुल नहीं हो जाएगा हम एंट्री बंद नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि अगर हार्ड डिस्क फुल होने वाला है तो उसका बैकअप ले लेंगे, रिलीज कर देंगे, फिर से नया एंट्री कर लेंगे हम। पॉइंट क्लियर? या हम क्या करेंगे, 1 TB फुल हो जाएगा तो एक पैरेलल प्रोसेसिंग बना के 1 TB और अटैच कर देंगे, 2 TB हो जाएगा, वो भी भर जाएगा तो पैरेलल प्रोसेसिंग से करके 1 TB और जोड़ देंगे, 3 TB हो जाएगा। यानी गूगल, यूट्यूब, ये सब हमारे डेटा को कैसे रखते होंगे? किसी एक हार्ड डिस्क में तो रख के स्टोर करके नहीं रखते होंगे, किसी एक एसएसडी में तो स्टोर करके नहीं रखे होंगे, ठीक है। क्योंकि एसएसडी तो मान लीजिए कि लिमिटेड होगा, 1 TB का होगा, 2 TB का होगा, 5 TB का होगा, 10 TB का होगा, ठीक है। और पूरे वो दुनिया के डेटा को वो कलेक्ट करके, वीडियो कलेक्ट करके वो रख रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग करते क्या होंगे, एक पैरेलल प्रोसेसिंग बनता होगा, किसका? ठीक है, डिस्क का। क्लियर? यस सर, इसी पैरेलल प्रोसेसिंग को कन्वर्ट कर दिया गया आज के मॉडर्न एरा में क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से। किस नाम से? Cloud क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से, ठीक है। जैसे अमेजन सबसे पहले इनिशिएटिव, वैसे तो एप्पल का इनिशिएटिव फर्स्ट है, लेकिन वाइडली स्केल पे अगर बात की जाए तो अमेजन का नाम है। लेकिन अगर इनिशिएशन, क्लाउड इनिशिएशन की बात की जाए तो किसका नाम है? एप्पल। हाँ, क्लाउड इनिशिएशन एप्पल। सबसे पहले एप्पल अपने डिवाइसेस के साथ शुरू किया, लेकिन लार्ज स्केल पे, ठीक है, मल्टी फंक्शनल स्केल पे जो वर्ल्ड वाइड जो सबसे अपने आप को लीड किया, उसमें अमेजन नंबर 1 है, ठीक है। तो अमेजन ने क्या किया, अमेजन एक अमेरिकन कंपनी है, तो जहां पे भी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता गया वर्ल्ड के जिस जिस कोना में, वहां वहां वो अपना स्टोरेज सिस्टम जनरेट करना शुरू कर दिया। अमेरिका में मिला तो अमेरिका में कर लिया, ठीक है। आपका ब्रिटेन में मिला तो मतलब इंग्लैंड में मिला तो इंग्लैंड में कर लिया, इंडिया में मिला तो इंडिया में कर लिया, चाइना में मिला तो चाइना में कर लिया, और सबको एक दूसरे से क्या करते चला गया, कनेक्ट करते चला गया। सबको एक दूसरे से क्या करते किया, कनेक्ट करते गया, ठीक है, ओके। और कहा कि अब हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रखने की कैपेसिटी है, ठीक है। अब मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं पूरे दुनिया के बैंक, पूरे दुनिया के एजुकेशन सिस्टम, पूरे दुनिया के इंश्योरेंस सेक्टर सारा भी आ जाए तो भी काफी स्टोरेज सिस्टम बाकी रह जाएगा। इतना बड़ा वो बना लिया, ठीक है, और आगे बनाता जा रहा है, ओके। तो है स्टोरेज, अमेजन का स्टोरेज सब अलग अलग दुनिया के हर अलग अलग कोने में है, ठीक है। इवन सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो उसमें भी स्टोरेज कैपेसिटी रखा जाता है। बहुत सारी कंपनी सैटेलाइट में भी अपनी स्टोरेज रखती हैं। उन सब को एक दूसरे से कोरिलेट कर दिया गया और कहीं एक जगह बैठे बैठे सारे स्टोरेज को मैनेज किया जा रहा है।
ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई अमेजन का पर्सन अगर इंडिया से कनेक्ट हो रहा है तो उसके डेटा को कहां वो स्टोर कर लेगा? इंडिया वाले में। कोई मान लीजिए कि यूके में बैठा हुआ है तो उसका डाटा जो होगा यूके से रिलेटेड, जो अमेजन को यूज कर रहा होगा, उसका डाटा कहां रख लेगा? यूके वाले में। तो डेटा सब अलग अलग जगह है लेकिन सब एक दूसरे से ज्वाइंट है, इसलिए कोई भी किसी भी दूसरे के साथ डेटा को एक्सेस कर सकता है। दिस इज द नेचर ऑफ द क्लाउड। ठीक है, ओके। और आप जो एक्सेल पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे स्प्रेडशीट, ठीक है, इसमें आप एक्सेल में लेटेस्ट वर्जन में ये फैसिलिटी भी है कि अगर आप क्लाउड से जुड़े हैं, अगर आप क्लाउड से जुड़े हुए हैं और आप एक्सेल शीट में कुछ एंट्री किए हैं एंड यू वांट टू कन्वर्ट दोज एंट्री ऑन द क्लाउड, यू कैन डू इजिली फ्रॉम द एक्सेल। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वो काम हम आसानी से एक्सेल से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं, इतनी बातें करने के बाद अगर मैं पूछूं कि स्प्रेडशीट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं तो आपका रिप्लाई क्या आएगा? स्प्रेडशीट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? प्लीज। इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकता है? इंफॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में होगा? इंफॉर्मेशन डेटा से बनता है, डेटा किस फॉर्म में स्प्रेडशीट में स्टोर होगा? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में होगा। टेबुलर फॉर्म में। ओके, हर एक डेटा का एक टाइप होता है, सारे डेटा एक जैसे नहीं होते हैं, तो ठीक है टेबुलर फॉर्म में होगा, लेकिन सब एक ही टाइप के डेटा होंगे? नो सर। नो सर, सब अलग अलग टाइप में होंगे। कुछ डेटा न्यूमेरिक होगा, कुछ डेटा टेक्सचुअल होगा, कुछ डेटा इमेज से रिलेटेड होगा, ठीक है, कुछ डेटा ग्राफ से रिलेटेड होगा, ग्राफ या चार्ट, चार्ट वगैरह पढ़े हैं ना, पाई चार्ट, बार चार्ट, Yes. लाइन Yes, चार्ट, sir. उससे रिलेटेड होगी। पॉइंट क्लियर? ये सारे चीज आएंगे किस पे? एक्सेल में, स्प्रेडशीट में। पॉइंट क्लियर? यस सर। Yes, sir. और चूंकि मेन फोकस इस स्प्रेडशीट का, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा पे है, एंड दैट्स व्हाई इसमें हम मैथमेटिकल और फाइनेंशियल जो ऑपरेशन है वो तो अचीव करते ही हैं, साथ साथ चूंकि डेटा ये टेक्सचुअल डेटा को भी कंटेन करता है, इमेजेस को भी कंटेन करता है, एंड दैट्स व्हाई ये और भी दूसरे तरह की हमको फैसिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड करता है। यानी एक्सेल को सिर्फ एक रूप में याद रखना कि एक्सेल मैथमेटिकल और फाइनेंशियल यूज के लिए यूज होता है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन ये बात 100% तब सही होगी जब हम इसमें ये भी कहें कि ये मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ साथ, ठीक है, टेक्सचुअल और इमेज फॉर्मेटिंग, चार्ट फॉर्मेटिंग में भी इस्तेमाल होता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी आप कोई डाटा बना रहे हैं, आप उसका पाई चार्ट बनाना चाहते हैं, बार चार्ट बनाना चाहते हैं, यू कैन डू इट इजिली। एक्सेल आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्प्रेडशीट है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मैं एक्सेल बोलूं तो स्प्रेडशीट समझना है, स्प्रेडशीट बोलूं तो एक्सेल समझना है, क्योंकि हम लोग ये सारा काम करेंगे किसके थ्रू? एक्सेल के थ्रू। किसके थ्रू? एक्सेल के थ्रू। ठीक है, क्लियर? ओके, अब अगर हम एक्सेल की बात करें, एक्सेल तो में तो आप सब लोगों ने काम किया होगा। सर ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है सर। आवाज ब्रेक हो रहा है, कभी कभी हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए टोटल रोज कितना बता रहा है? 1048,576। ठीक है,
और टोटल कॉलम देखने के लिए तो इसको बड़ा करना होगा, तो थोड़ा बड़ा करते हैं। और कॉलम कितना बता रहा है? 16384। यानी जो हम एक्सेल खोले इसमें, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? शीट बोलते हैं या वर्कशीट बोलते हैं। शीट बोलते हैं या वर्कशीट बोलते हैं। हमने एक नया एक्सेल का फाइल खोला। एक्सेल फाइल को हम लोग यहाँ पे वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कबुक। वर्कबुक, ठीक है, वर्कबुक। ओके। और हर एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक्सेल जो है कितना सीट प्रोवाइड कर रहा है? 1 सीट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन हम जरूरत के हिसाब से जितने सीट चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्लस साइन दिया हुआ है ना? यस सर। यस सर। जितना ऐड करना है उस वर्कबुक में हम नंबर ऑफ सीट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि आप घर के हिसाब किताब को रखना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि एक सीट में मैं इनकम को लिखूं और एक सीट में मैं एक्सपेंडिचर को लिखूं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक सीट जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है इसको इनकम का बना लीजिए और एक नया सीट ऐड करके उसमें क्या लिख लीजिए आप? एक्सपेंडिचर का बना लीजिए। एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने रोज हैं? ये लेटेस्ट वर्जन है जो हम एक्सेल आपको यूज कर रहे हैं। इसमें आपका सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 रोज हैं और 16,384 कॉलम्स। ठीक है, यानी हम इतने रोज और इतने कॉलम्स का इस्तेमाल एक सीट पे कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा की अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर एक सीट से हमें जंप करना होगा कि किस सीट में? दूसरे सीट में। ठीक है, ओके। अब मैंने कहा कि 80% तकरीबन 80% ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो है वो एक्सेल से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 20% के ही केस में, ठीक है, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कराना पड़ता है। ठीक है, या कराना चाहिए। ओके। जितने भी आज के डेट में आप मिडिल ऑर्गेनाइजेशन या छोटे स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन देख रहे होंगे, वहां मोस्ट ऑफ बहुत लोग तो सॉफ्टवेयर बनवा के आजकल यूज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी आजकल इजीली बन जा रहा है और कुछ बना बनाया सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन नहीं तो ज्यादातर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, मिडिल ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी, ठीक है, सारे वर्क के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? एक्सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? एक्सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस सेट में आप देख रहे हैं कि रोज और जो शीट है वो डिवाइडेड है आपके किस में? रोज और कॉलम। तो जब भी कोई शीट रोज और कॉलम्स में डिवाइड होता है, ठीक है, तो रो कॉलम को काटती है या कॉलम रो को काटती है। तो जो कटान होता है उस कटान से एक जगह बनता है, एक एरिया बनता है, उसे हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। सेल। तो ये सब जो जगह आप देख रहे हैं ये क्या है? सेल। ठीक है, ओके। और हमारी जो एंट्री होती है, जो डेटा की एंट्री होती है, वो किन में होती है? इन्हीं सेल्स में होती है। किन में होती है? सेल्स में। इन्हीं सेल्स में होती है। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ओके। अब जो भी कॉलम्स है, ठीक है, इस सेट में जितने भी कॉलम्स हैं वो अल्फाबेट से कंसीडर होते हैं। यानी शुरुआत वो अल्फाबेट से होते हैं, ABCD, ठीक है, से लेके कहां तक? Z तक। ओके। उसके बाद फिर AA, AB, AC। आप समझ गए कैसे हो रहा है? यस सर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 1 कन्वर्ट हो गया, B हो गया, फिर 2 का होगा सीक्वेंस तो खत्म होगा, तो 3 का सीक्वेंस चलेगा, फिर 3 का खत्म होगा तो 4 का सीक्वेंस करके जितना मैंने कैपेसिटी बताया है कॉलम का वैसे। ठीक है, तो नॉर्मली जो कॉलम है वो अल्फाबेट से रेफर किया जाता है। किससे रेफर किया जाता है? अल्फाबेट से। और जो रो है, दिस इज द रो।
ठीक है, दिस इज द रो। जो रो है वो किससे मेजर किया जाता है? एक नंबर से मेजर किया जाता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू से मेजर किया जाता है। जैसे अभी मैंने जिस रो को सेलेक्ट किया है, ये कौन सा रो नंबर है? 7. 7. ठीक, वेरी गुड। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो भी सेल होता है वो रो और कॉलम के डिवीजन से बनता है और हमारा वर्क उस सेल पे होता है, तो ऑब्वियसली जब हम काम करेंगे तो हमें सेल की जरूरत पड़ेगी। हमें सिर्फ कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ रो की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल की जरूरत पड़ेगी। तो हाउ वी कैन रेफर द सेल? ठीक है, बिकॉज सेल is created by intersecting by the rows and column, so it will be referred by the column alphabets and the row number. Column alphabets and the row number. तो इसका मतलब कि ये जो पहला सेल है, अगर हम इसके एड्रेस की बात करें तो इसका एड्रेस हो जाएगा A1। इस सेल की बात करें तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? B1. इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? C1. वैसे यहाँ पे दिखाता भी है, ठीक है, ओके। और अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? I8. ठीक है, ओके। अगर हम मान लीजिए इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? D9. D9। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। तो ये हो गया सेल को रेफर करने का तरीका, ठीक है। अब इस सेट पे नॉर्मली काम कैसे होगा भाई? काम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि हमको इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो हम हेडिंग भी बनाते हैं। तो मान लीजिए हमको किसी का आईडी नंबर स्टोर करना है तो हम यहाँ लिख देंगे क्या? आईडी नंबर। उसका रोल स्टोर करना है तो रोल, नेम स्टोर करना है तो नेम, तो कोर्स स्टोर करना है तो मान लीजिए कोर्स, ठीक है। और उसका मान लीजिए मार्क्स स्टोर करना है तो मार्क्स। ये एक समझा रहे हैं, ठीक है। जरूरत कैसे भी हो सकती है, एक समझाने का तरीका है कि कैसे सेट पे हम एंट्री करें। तो ऐसे कीजिए, अब मान लीजिए किसी का आईडी कुछ भी है, ठीक है। ठीक है, रोल मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, व्हाटएवर। नेम मान लीजिए रवि है। कोर्स मान लीजिए बीकॉम है, ठीक है, बीसीए है, बीएससी आईटी है, ठीक है। और मार्क्स मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका एंट्री करने का तरीका हुआ। जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से हम एंट्री करेंगे, ठीक है। इसमें एंट्री नॉर्मल जनरल एंट्री हमारा इसी टाइप से ज्यादातर होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार एंट्री ऐसा ही हो, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि हर एक कॉलम को हम एक फील्ड बना के यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हर एक कॉलम को हम अपने इंफॉर्मेशन के डेटा का एक फील्ड बना के यूज कर रहे हैं, जिसमें पहला कॉलम किस फील्ड से रिलेटेड है? ID number. और दूसरा कॉलम किस फील्ड से रिलेटेड है? Roll. और तीसरा फील्ड किससे रिलेटेड है? Name. और चौथा फील्ड किससे रिलेटेड है? Course. और पांचवा फील्ड किससे रिलेटेड है? Marks. ठीक। तो नॉर्मली हम ऐसे भी डेटा की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जरूरत के हिसाब से हम ऐसे भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम वैसे ही करें, लेकिन ज्यादातर उसी तरीके से आपको इस्तेमाल में मिलेगा।
ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो जरूरत है वो फील्ड को कॉलम वाइज में भी बना के कर सकते हैं और फील्ड को क्या कर सकते हैं, रो वाइज में भी। एवरीबॉडी, रो वाइज। यानी Yes, sir. इस सेट का इस्तेमाल, ठीक है, हम अपने डेटा फील्ड को लेके कॉलम वाइज में भी रख सकते हैं और रो वाइज में भी रख सकते हैं, जैसा हमारी रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है यूज करने का, जो तरीका ज्यादातर यूज में देखा गया है वो ये वाला तरीका है। ठीक है, जिसमें हर एक डेटा फील्ड को हम किससे रेफर करते हैं, कॉलम से रेफर करते हैं। ये तरीका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है रेदर देन कि हर एक फील्ड को हम किससे रेफर करें, रो से रेफर करें। क्लियर? लेकिन ऐसा मना ही नहीं है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से जिस फॉर्मेट में टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप अपने डेटा टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इससे आप क्या समझे कि सिट में डेटा एंट्री कैसे होगा और कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। इससे आप क्या समझे कि शीट जो हम यूज कर रहे हैं उसमें डेटा एंट्री कैसे होगा और कैसे उसका इस्तेमाल करें। तो पता चला कि जो डेटा एंट्री हम कर रहे हैं वो हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और वो हम रो वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम वाइज वाला तरीका ज्यादातर इस्तेमाल होता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है। Yes, और sir. आप लोग को जहां पे भी जो भी लगे सस्पिशियस लगे कि कुछ सस्पिशियस कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, या हमको यहाँ पे रोक के पूछ लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप क्वेरी कर लीजिएगा उसमें। क्लियर? ओके। अब अमूमन क्या होता है कि जब भी हम डेटा का टेबल तैयार करते हैं शीट में, चाहे हम रो में बनाएं या कॉलम में बनाएं, नो मैटर, तो जो फील्ड होता है वो फील्ड हमारे डेटा का पार्ट नहीं होता है, वो तो सिर्फ फील्ड होता है। जो फील्ड जो है वो डेटा को रेफर करता है कि भाई ये डेटा इस टाइप का है या इस तरह का है। तो अमूमन वो सारे फील्ड से रिलेटेड जो डेटा है, जो मैसेज है, उनको नॉर्मली हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? Highlight. हाईलाइट। ठीक है, तो हाईलाइट करने के लिए जैसे आप एमएस वर्ड आप लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े? चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हाईलाइट करने की जरूरत पड़ेगी। कैसे हाईलाइट करें? बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। सर इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहले सैलरी शीट बनता था तो ऊपर में जितने भी कॉलम्स होते थे वो सब स्केच से लिखा जाता था ताकि वो बोल्ड बोल्ड रहे। तो आप भी यहाँ पे ये है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, या तो आप बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको सबको करना है तो सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सबको सेलेक्ट करने का तरीका है, एक लीजिए, लेफ्ट बटन दबाए रखिए और जहां तक सेलेक्ट करना है खींच दीजिए। सेलेक्ट हो गया और सबको एक बार में क्या कर दीजिए, बोल्ड। ठीक है, तो फील्ड, डेटा फील्ड को रेफर करने के लिए एक ये भी तरीका अपना सकते हैं कि हम सबको क्या कर दिए, बोल्ड कर दिए। अब आपको लग रहा है कि इस टेबल में आईडी नंबर फील्ड है, रोल फील्ड है, नेम फील्ड है। ठीक है, यानी आईडी नंबर के नीचे जो डेटा है वो आईडी से रिलेटेड है, रोल के नीचे जो डेटा है वो रोल से रिलेटेड है, नेम के नीचे जो डेटा है वो नेम से रिलेटेड है। एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. तो क्या हाईलाइट करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि हम यही रखें? कहता है कि नहीं, आपको और कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो बोल्ड भी कर दीजिए, इटैलिक भी कर दीजिए। इटैलिक कीजिएगा तो बाकी डेटा से, जो जनरल डेटा है उससे रिलेटेड जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, कर्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्सिव हो जाएगा। ठीक है, और लगता है कि हमको हाईलाइट करना है तो अंडरलाइन कर दीजिए, तो जो भी फील्ड होगा उसके नीचे क्या आ जाएगा, लाइनिंग आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर? तो एक ये भी तरीका हो गया।
ठीक है, ये तरीका आप इसमें भी कर सकते हैं, ये तरीका आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आप, मर्जी आपकी है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं फील्ड जो है ना सिर्फ हम इसको इटैलिक करके रखेंगे, बोल्ड वोल्ड हमको ना करना है, मत कीजिए। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें तो तीनों अप्लाई किए हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ हमको इटैलिक रखना है, तो अंडरलाइन हटा दीजिए, बोल्ड हटा दीजिए, सिर्फ क्या हो रह जाएगा, इटैलिक। इटैलिक। ठीक है, तो यहां से आप जो भी करना चाहे, सब अप्लाई करना चाहते हैं सब अप्लाई कीजिए, कुछ अप्लाई करना चाहते हैं कुछ अप्लाई कीजिए, वो आपकी मर्जी है। ओके। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो जनरल डेटा का फॉन्ट है और जो फील्ड का फॉन्ट है दोनों एक साइज का है, भले आप बोल्ड कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, इटैलिक कर दिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा रहना चाहिए, थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, ताकि ये हेडिंग के रूप में स्पष्ट एक झलक में हमको पता चल जाए। तो बाकी के डेटा की तुलना में अभी यहाँ डेटा साइज जो है, यहाँ देखिए कितना दिखा रहा है, 11। सबका फॉन्ट साइज कितना है, 11। तो मान लीजिए कि हमको हेडिंग को बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो 11 के बजाय हम 14 रख देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ऐसे हम डेटा एंट्री करने के बाद हम ऐसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। क्लियर? ठीक, ओके। ये जरूरत के हिसाब से मैं जो भी चीजें बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि मैं 14 कर रहा हूं तो दुनिया के हर जगह में 14 होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं ये एक तरीका बता रहा हूं कि जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम इसको 11 ही कर देते हैं। अब हुआ कि सर ये भी ब्लैक कलर में है, ये सब भी ब्लैक कलर में है, हेडिंग जो है ना हम चाहते हैं हेडिंग का कलर जो है, जो लिखा हुआ है आईडी नंबर, ये रेड में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लेटर दिया हुआ है और बाय डिफॉल्ट अभी रेड कलर बता रहा है, वैसे यहाँ पे आप बहुत सारा कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे को रेड ही कलर करना है, तो हम यहाँ रेड दे देंगे। तो हमारा जो कॉलम है वो किस में आ गया, फील्ड नेम जो है वो किस में आ गया, रेड कलर, रेड कलर। रेड। ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं सर मान लीजिए हम हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो हेडिंग जो है वो और स्पष्ट हो, ठीक है, एक एक अलग लुक आ जाए, ठीक है, बैकग्राउंड से भी लेके। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड में कोई दूसरा कलर फिल कर देते हैं, लाइक इसमें हम ग्रीन फिल कर देते हैं या लाइट ग्रीन फिल कर देते हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे आप डेटा की एंट्री करेंगे। ओके। अब ये जो हकीकत में ये जो रो और कॉलम आपको शीट पे दिखाई पड़ रहा है, जब आप इसको कागज पे बाय डिफॉल्ट प्रिंट कीजिएगा ना, तो बिना रो मतलब ये जो लकीर है, ये बिना लकीर के ये डेटा अपीयर होगा। ठीक है, कैसे? तो फॉर एग्जांपल ऐसे, जैसे अभी दिखा रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो शीट पे लकीर दिखाई पड़ रहा है, रो का लकीर भी ये दिखाई पड़ रहा है, कॉलम का लकीर भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हम उसको प्रिंट में ले जाएंगे, हार्ड कॉपी बनाएंगे, क्योंकि वो तो सॉफ्ट कॉपी है, जब हम इसका हार्ड कॉपी बनाएंगे तो उस हार्ड कॉपी पे वो लकीर नहीं आएगा, और मुझे वो लकीर चाहिए। ठीक है, तो मेरी जरूरत कितना है, इतनी की जरूरत है। अगर इसको बॉर्डरिंग करना है, ठीक है, तो यहां पे देखिए, ओके, इसमें बहुत तरह के बॉर्डरिंग आता है, जिसमें से अगर सबको हमको करना है, सबको बॉर्डर में रखना है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या उपाय है, क्या लिखा हुआ है, ऑल बॉर्डर, All बॉर्डर्स। अब ये देखिए आपका टेबल बॉर्डर में हो गया। यस सर। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट भी निकालेंगे, हार्ड कॉपी भी तैयार करेंगे, हार्ड कॉपी तो देखिए कैसे आ रहा है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। क्लियर?
ओके, ठीक है। तो आई थिंक टाइम हो चुका है।